अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। आपका मज़कूरा गवाह जब कटहरे में आकर खड़ा होगा तो इससे भी बात हो जाएगी, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। आप फ़िलहाल मुझे सिर्फ इतना बता दें कि मेरे मुवक्किल को ये बात कैसे पता चली थी कि मकतूला की अलमारी के लॉकर में 50,000 रुपये की रकम मौजूद है। क्या आपकी नज़र में मुलजिम करेंसी नोटों को सूंघने की सलाहियत रखता है? मतलब ये कि इसे दूर ही से नोटों की मखसूस खुशबू आ जाती है या इसके पास कोई पुरस्रार इल्म है? ऐसी कोई बात नहीं जनाब, वो मेरे सवाल के जवाब में बुरा सा मुँह बनाते हुए बोला। आप खामखा हकीकत में फसाना मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगरचे मैंने ऐसी कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे फैक्ट्स एंड फिक्शन का फ़र्क बखूबी मालूम है, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। बहरहाल आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि मुलजिम को ये कैसे पता चला कि मकतूला की कपड़ों वाली अलमारी के लॉकर में एक खती रकम मुबलिग 50,000 रुपये रखे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि मुलजिम 50,000 की रकम के बारे में जानता था, वो जल्दी से बोला। मेरे कहने का मकसद ये था कि मुलजिम को ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि मकतूला अलमारी वाले लॉकर में रकम रखा करती थी। आपके ख्याल में ये मालूमात मकतूला ने मुलजिम को फराहम की थी? मैंने कदरे जारहाना अंदाज में पूछा। मैं इस बारे में यकीनी तौर पर कुछ नहीं कह सकता, वो कंधे उचकाते हुए बोला। ये बात तय है कि मुलजिम इस रात से वाकिफ़ हो गया था कि मकतूला इस अलमारी के लॉकर में रकम रखती थी। थोड़ी देर पहले मुलजिम ने मौजिज़ अदालत के सामने इस बात का इकरार किया है कि मकतूला ने मज़कूरा अलमारी का लॉक भी इसी से तब्दील करवाया था। इस काम के दौरान में मुलजिम ने अलमारी के अंदरूनी हिस्सों का भी जायज़ा यकीनन ले लिया होगा और ऐन मुमकिन है कि उसने नए लॉक की एक चाबी अपने पास रख ली हो, और इस बात को तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अदालत की मखसूस फ़िज़ा में मुलजिम की एहतजाजी आवाज़ उभरी। मुझ समेत तमाम हाज़िरीन ने अदालत ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और मैंने जल्दी से पूछा, सवाल न पैदा होने का सबब क्या था? मुलजिम ने बड़े एतमाद से जवाब दिया, जनाब पहली बात तो ये कि मकतूला ने नया लॉक खुद मुझे फराहम किया था। चूँकि लॉक निकालने की ज़रूरत क्यों पेश आई ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। उसने लम्हाती तवक्कुफ़ करके एक गहरी सांस ली, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला। पहले से अलमारी में नस्ब लॉक में कोई ख़राबी नहीं थी, बल्कि लॉक की चाबी अंदर फंसकर टूट गई थी। चाबी फंसने पर जब मकतूला ने ज़ोर लगाने की घुमाने की कोशिश की तो चाबी का दंदानों वाला हिस्सा अंदर ही टूट गया था, जिसे निकालना आसान काम नहीं था। मैंने मकतूला पर वाज़े कर दिया था कि अगर लॉक के अंदर से चाबी के टूटे हुए हिस्से को निकालने की कोशिश की गई तो लॉक के ख़राब हो जाने के इम्कानात हैं। चुनांचे मकतूला ने लॉक की मरम्मत के बजाय नया लॉक लगवाने का फ़ैसला किया और यह भी कहा था कि घर में 2 हज़मी कुफ़्ल हैं, अगर इनमें से कोई फिट हो सकता हो तो मैं वही लगा दूं। मैंने दोनों लॉक्स का मुआयना करने के बाद एक को इस अलमारी के अंदर लगा दिया और इसके बाद पुराना लॉक निकालने के बाद नए लॉक को अलमारी में फिट किया और घर से निकल आया। इस मौके पर मकतूला ने अपने हाथ से चाबी लगाकर लॉक को चेक किया था और चाबियों वाला नन्हा सा रिंग इसी के पास रहा था, लिहाजा इस लॉक की किसी चाबी का मेरे पास आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुलजिम की बात ख़त्म हुई तो वकील इस्तग़ासा ने इस्तेज़ाइया अंदाज में कहा, तुम तो इतने माहिर फनकार कारपेंटर हो कि ये छोटे मोटे लॉक को खोलना तुम्हें किसी चाबी की ज़रूरत नहीं पेश आ सकती। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मैंने नीम एहतजाजी अंदाज में कहा। वकील सरकार मेरे मुवक्किल के साथ बहुत ज़्यादती कर रहे हैं। किसी माहिर फनकार कारपेंटर को किसी चोर से तशबीह देना तकाज़ाए इखलाक के मनाफी है। ये तो ऐसी बात हुई कि किसी तजुर्बेकार सर्जन को आप कसाई कह दें। अगर मैंने मुलजिम के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जिससे इसके चोर होने का तासुर उभरता है तो इसमें ज़्यादती वाली कौन सी बात है? वकील इस्तग़ासा ने चोट करने वाले अंदाज में कहा, चोरी तो इसने की है ना? न सिर्फ चोरी बल्कि सीना जोरी का भी सबूत दिया है। मिसिस नौरीन का कत्ल एक संगीन जुर्म है मेरे फाजिल दोस्त, मैंने वकील इस्तग़ासा की आंखों में आंखें डालकर कहा। आपका फ़लसफ़ा मेरी समझ से बालातर है। मैंने कौन सी ऐसी फ़लसफ़ियाना बात कह दी है? वो हैरत भरे लहजे में पूछने लगा। क्या आप अपनी बात की वजाहत फरमाएंगे? क्यों नहीं जनाब, मैंने खुशगवार अंदाज में कहा।
आपने तो बहुत छोटी सी फरमाइश की है, मैं ज़रूर इस फरमाइश को पूरा करूँगा। मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ करके हाज़रीन अदालत पर एक उचटती सी निगाह डाली, फिर दोबारा वकील इस्तग़ासा की जानिब मुतवज्जा हो गया और नहायत ही ठहरे हुए लहजे में पूछा, मेरे फाजिल दोस्त, आपने मुल्ज़िम पर जिरा के इब्तिदाई और वस्ती हिस्से में अपना पूरा जोर इस अमर को साबित करने पर खर्च किया है कि मुल्ज़िम एक अय्यार और चालाक शख्स है। इसने अपनी मासूम सूरत और पुरअसर शख्सियत का जादू चलाकर मकतूला को राम कर लिया था। मकतूल मुल्ज़िम को पसंद करने लगी थी, यानी इन दोनों के दरमियान दोस्ती और अपनायत का रिश्ता उस्तवार हो गया था। मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? नहीं जनाब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। उसने अपनी गर्दन को असबाती जुम्बिश देते हुए कहा, और ये भी आप ही का दावा है कि मुल्ज़िम ने मकतूला की अलमारी की दराज में से 50,000 रुपये चुरा लिए थे? बिल्कुल सही। उसने एक मरतबा फिर इस बात में सर हिलाया। मैंने कहा कि इस्तग़ासा की रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला नौरीन को मुल्ज़िम ही ने मौत के घाट उतारा था। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? जी हाँ, मैं आपसे इत्तफ़ाक़ करता हूँ, वो गहरी संजीदगी से बोला। यही तो मेरे लिए उलझन का बाइस है। मैंने मुतामिलाना अंदाज में वकील इस्तग़ासा की जानिब देखा। इसमें तामुल या उलझन वाली कौन सी बात है? अच्छा सवाल है, मैंने कहा। मेरी उलझन और परेशानी यह है कि अगर मुल्ज़िम और मकतूला में खुशगवार ताल्लुकात थे तो फिर मुल्ज़िम का मकतूला के घर से रकम चुराने का कोई जवाज़ नज़र नहीं आता। अगर ये ताल्लुकात हाथी के दांतों की हैसियत रखते थे और मुल्ज़िम की नीयत चोरी पर लगी हुई थी तो फिर मकतूला के कत्ल का सबब समझ में नहीं आता। वो मौका मिलते ही मकतूला की रकम उड़ाता और खामोशी से चला जाता। मैंने थोड़ी देर को रुककर वकील इस्तग़ासा की आंखों में झांका और मोतदिल अंदाज में कहा, वकील साहब, अब तो आप मेरी परेशानी को अच्छी तरह समझ गए होंगे। वकील साहब, अब तो आप मेरी परेशानी को अच्छी तरह समझ गए होंगे। जी हाँ, बिल्कुल समझ गया हूँ, वो बड़े फ़ख्र से बोला, और बड़ी आसानी से मैं आपकी उलझन को दूर भी कर सकता हूँ। ये तो आपका मुझ पर एहसान अजीम होगा। मैंने जल्दी से कहा, आप मुझे अपनी बात मुकम्मल करने दें। वो नागवारी से बोला, फिर सब कुछ आपकी समझ में आ जाएगा। इरशाद, मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा। जैसा कि मैंने बताया, वो बयान करने लगा, मुल्ज़िम सिर्फ मकतूला की अलमारी का सफाया करने की नीयत रखता था। मकतूला का खून उसके प्रोग्राम का हिस्सा नहीं था। उसकी खातिर तवाज़ो का बंदोबस्त करने जब मकतूला किचन की तरफ गई तो इसे वारदात का मौका मिल गया। ये चुपके से ड्राइंग रूम से निकलकर बेडरूम में पहुंचा और अलमारी के लॉकर पर ताला आजमाई करने लगा, लेकिन कबल इसके कि ये अपने मकसद में कामयाबी हासिल करता, मकतूला किसी काम से बेडरूम में पहुंच गई। रंगे हाथों पकड़े जाने पर मुल्ज़िम बुरी तरह बौखला गया। उसकी चोरी रजिस्टर होने के बाद मकतूला की जानिब से मज़ाहमत ज़रूरी थी और उसने मज़ाहमत की भी। चुनांचे मुल्ज़िम ने अपना राज अफशा होने से बचाने के लिए मकतूला की मज़ाहमत के जवाब में उसकी कनपुटी पर आहनी हथौड़ी का वार करके उसे मौत की नींद सुला दिया, ताकि न रहे बांस और न बजे बांसुरी। मैं जानता हूँ कि आप इस वक्त क्या सोच रहे होंगे। उसने सस्पेंस पैदा करने वाले अंदाज में बात अधूरी छोड़ी, फिर एक गहरी सांस खारिज करने के बाद बोला, आप यकीनन मुझसे ये पूछना चाहेंगे कि क्या मैं जाए वारदात पर खुद भी मौजूद था, जो इतनी तफसील से इस वाक़े की मंजरकशी की है ना? आप तो बड़े ज़हीन वकील हैं। मैंने सताइशी लहजे में इसकी तरफ देखकर कहा, आपका अंदाज़ा 100% दुरुस्त है। वो बड़े फ़ख्र से सीना फुलाते हुए बोला, मेरे वहाँ मौजूद होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता जनाब। जाए वकुआ अस खुद ये कहानी सुनाती है। वहाँ की अफरा तफरी को देखकर यही तासुर मिलता था कि मौत के मुंह में जाने से कबल मकतूला ने मुल्ज़िम के खिलाफ अच्छी खासी मज़ाहमत की थी। बेडरूम में मौजूद कपड़ों वाली अलमारी के दोनों पट पूरी तरह खुले हुए थे और अंदरूनी लॉकर की भी यही कैफियत थी। मज़कूरा अलमारी के करीब ही फर्श पर मकतूला की लाश पड़ी थी। इसे जिस आहनी हथौड़ी से कनपुटी पर ज़र्ब लगाकर मौत के घाट उतारा गया था, वो भी लाश के करीब ही पड़ी मिल गई थी। ये तमाम तर शवाहिद जिन हक़ाइक़ की जानिब इशारा करते हैं, वही एक कहानी की शक्ल में थोड़ी देर पहले मैंने आपके सामने बयान किए हैं। मैंने आपकी वजाहत को दिलो जान से मान लिया वकील साहब, मैंने दोस्ताना अंदाज में कहा। इन तमाम तर वाक़याती शहादतों से वही हकीकत उजागर होती है जो अभी आपने बयान की है, लेकिन मेरा वो सवाल अभी तक तिश्ने जवाब है जहाँ से इस बहस का आगाज़ हुआ था। कौन सा सवाल? वो हैरत भरी नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, वकील साहब, आपके पास इस बात का क्या सबूत है कि वक़्वा के रोज़ मकतूला ने अपने बेडरूम में मौत के मुंह में जाने से कबल जिस हथौड़ी पर
जिस हथौड़ी बरदार शख्स के खिलाफ मज़ाहमत पेश की वो इस मुकदमे का मुलजिम और मेरा मुवक्किल साजिद अली ही था। इस अमर का सबसे बड़ा सबूत तो आला कत्ल ही है। वकील इस्तगासा ने आंखें पटपटाते हुए कहा, क्यों, आला कत्ल को क्या हुआ है? मैं पूछे बिना न रह सका। वो सनसनीखेज लहजे में बोला, आला कत्ल पर मुलजिम के फिंगरप्रिंट्स पाए गए थे। इसके साथ ही अदालत का मुकर्ररा वक्त खत्म हो गया। जज ने 15 दिन बाद की तारीख देकर अदालत बर्खास्त करने का ऐलान कर दिया। द कोर्ट इज एडजॉर्न्ड। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला नौरीन की मौत 12 दिसंबर की सपहर 4 और 5 बजे के दरमियान वाक़ हुई थी और आला कत्ल कील ठोकने वाली आहानी हथौड़ी थी जिसकी मदद से मकतूला की कनपुटी को निशाना बनाया गया था और ये ज़र्ब इतनी कारी साबित हुई थी कि मकतूला त्योर आकर वहीं गिरी थी और उसके साथ ही उसकी रूह कफ से अंसरी से परवास कर गई थी। इस्तगासा के मुताबिक इंक्वायरी ऑफिसर जब वक़ुआ पर पहुंचा तो उसे बेडरूम के फर्श पर मकतूला की लाश पड़ी हुई मिली थी। कमरे के अंदर इस नोयत की अबतरी भी पाई गई थी जैसे मकतूला ने मौत के मुंह में जाने से पहले अच्छी खासी मज़ाहमत पेश की हो। कपड़ों वाली अलमारी के दोनों पट भी खुले पाए गए थे और इस लॉकर का दरवाज़ा भी खुला मिला था जिसके अंदर से मुबैना तौर पर 50,000 रुपये की रकम चुराई गई थी। आला कत्ल यानी आहानी हथौड़ी के लेबॉर्ट्री टेस्ट की रिपोर्ट भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ ही मुंसलिक थी। इस हथौड़ी के आहानी हिस्से पर मकतूला के खून के अलावा उसके सर के चंद बाल भी चिपके हुए पाए गए थे जबकि 24 दस्ते पर मेरे मुवक्किल यानी इस केस के मुलजिम साजिद अली की उंगलियों के निशानात मिले थे। इससे पहले कि इस्तगासा की जानिब से गवाहों की पेशी का सिलसिला शुरू होता मैंने जज की जानिब देखते हुए दरख्वास्त की, जनाब अली, अगर इजाज़त हो तो मैं इस केस के तफ्तीशी अफसर से चंद सवालात करना चाहता हूँ। मैं इस सिलसिले में ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। जज ने गर्दन हिलाते हुए मुझे इजाज़त दे दी। जज के इशारे पर मज़कूरा IO विटनेस बॉक्स में आकर खड़ा हो गया और मुंतज़िर निगाहों से मेरी जानिब देखने लगा। इस IO का नाम इम्तियाज़ शाह था। वो एक दराज कामत मजबूत काठी का मालिक सांवला शख्स था। सर के बाल वस्ती हिस्से से गायब हो चुके थे, बाकी मांदा बाल एक मुनासिब सी झालर के मानिंद कनपुटियों के ऊपर से होते हुए और कानों के अकब से गुजरते हुए सर के पिछले हिस्से की जानिब चले गए थे। वो चेहरे के एतबार से खासा बेजार और गुसीला नजर आता था। ओहदे के एतबार से वो एक सब इंस्पेक्टर था। जी, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया, इस वाक़े की इत्तला आपको किसने दी थी? अब्बासी साहब ने, उसने जवाब दिया। यावर अब्बासी, ये कौन साहब है? मैंने अनजान बनकर पूछा। अब्बासी साहब इसी अपार्टमेंट्स बिल्डिंग में रहते हैं जहां मकतूला रिहाइश पजीर थी। वो वजाहत करते हुए बोला, बस ब्लॉक का फ़र्क है। मकतूला ब्लॉक A के फ्लैट नंबर 401 में रहती थी जबकि अब्बासी साहब ब्लॉक B के फ्लैट नंबर 303 में। मैंने सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा, शाहजी, नादिर अब्बासी ने वक़्वा के रोज़ आपको कैसे और कितने बजे इस सानहे की इत्तला दी थी? हमारे रोज़नामचे के मुताबिक इस वाक़े की इत्तला सपहर 5:30 बजे दी गई थी। वो सोच में डूबे हुए लहजे में बोला, और ये इत्तला बज़रिया फ़ोन दी गई थी। आप कितने बजे जाए वक़्वा पर पहुँचे थे? ठीक 6 बजे। क्या इस वक्त नादिर अब्बासी भी वहाँ मौजूद था? जी हाँ, वहाँ मौजूद था। क्या आपने नादिर अब्बासी से ये सवाल नहीं किया कि ब्लॉक B के एक फ्लैट में रहते हुए इसे ये कैसे पता चला कि ब्लॉक A में किसी खातून का कत्ल हो गया है? पूछा था। उसने बड़े रसान से जवाब दिया। अब्बासी साहब को बिल्डिंग के चौकीदार हनीफ ने इस वाक़े से मुत्तला किया था। जब आप वक़्वा पर पहुँचे तो वहाँ की क्या कैफियत थी? मैंने इस्तफसार किया। इंक्वायरी ऑफिसर ने बड़े मुफस्सिल अंदाज में मुझे कैफियत से आगाह किया जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ। जब वो खामोश हुआ तो मैंने पूछा, जाए वक़्वा का जायज़ा लेने के बाद आपके जहन में पहला ख्याल क्या आया था? यही कि ये एक कत्ल और डकैती की वारदात है। मकतूला की लाश बेडरूम के फर्श पर पड़ी थी, लिहाजा फ़ौरन जहन में कत्ल के हवाले से कोई ख्याल उभर आना तो नॉर्मल सी बात है। मैंने ठहरे हुए अंदाज में कहा, लेकिन आपको ये अंदाज़ा कैसे हुआ कि वहाँ कोई डाका भी पड़ा है या कोई चोरी वगैरह हुई है? कपड़ों वाली अलमारी की हालत इसका मुँह बोलती तस्वीर थी। वो मजबूत लहजे में बोला, रही सही कसर ज़ुबैर सुल्तान के बयान ने पूरी कर दी थी। ज़ुबैर सुल्तान? मैंने मसनूई हैरत का इजहार करते हुए कहा, क्या ये भी इस केस का कोई किरदार है? जी हाँ, वह इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। ज़ुबैर सुल्तान पेशे के एतबार से एक रियल एस्टेट एजेंट है।
मकतूला वक़्वा की शाम इसी शख्स से मुलाकात करने वाली थी। इस मुलाकात में मकतूला ने ज़ुबैर सुल्तान को वो 50,000 रुपये अदा करने थे जो उसने इस रोज़ बैंक से निकलवाए थे। इन दोनों के बीच किसी फ्लैट की ख़रीदारी के सिलसिले में कोई डील चल रही थी। अच्छा, ये वो साहब हैं, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। इनका नाम तो इस्तग़ासा के गवाहों की फ़हरिस्त में भी शामिल है। जी शामिल है, आईओ ने मुख्तसर सा जवाब दिया। मैंने सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पूछा, आईओ साहब, क्या आला कत्ल आपको आसानी से मिल गया था या इस सिलसिले में आपको दुश्वारी उठाना पड़ी थी? आला कत्ल मकतूला की लाश की करीब ही फर्श पर पड़ा था, इंक्वायरी ऑफिसर ने जवाब दिया। इसकी तलाश के सिलसिले में हमें कोई ख़ास मेहनत नहीं करना पड़ी थी। आला कत्ल पर मुलजिम की उंगलियों के निशानात पाए गए थे, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। सिर्फ इसी बिना पर आपने मेरे मुवक्किल को इस केस का मुलजिम करार दिया है या इसके अलावा भी आपको कोई सबूत मिला था? आला कत्ल पर मुलजिम के फिंगरप्रिंट्स मिल जाना एक अहम सबूत था, तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया। फिर मुलजिम ने इस बात का भी इकरार किया है कि मज़कूरा हथौड़ी उसी की मिल्कियत है। अगर आप मेरे ज़ाती पिस्टल से किसी को कत्ल कर दें तो क्या इस केस में मुझे कातिल करार दिया जाएगा? मैंने कदरे तेज़ लहजे में कहा। आईओ साहब, ये तो कोई फार्मूला ना हुआ। आप ठीक कहते हैं, इस बात को फार्मूला नहीं बनाया जा सकता, वो तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। लेकिन आला कत्ल पर मुलजिम के फिंगर प्रिंट्स गौर व फिक्र की दावत देते हैं। हालात व वाक़ियात इस हकीकत की जानिब इशारा करते हैं कि ये कत्ल मुलजिम ही ने किया है। आपने मुलजिम को कब और कहाँ से गिरफ्तार किया था? मैंने सवालात के सिलसिले को समेटते हुए पूछा। इसकी दुकान से, आईओ ने जवाब दिया, और इस वक्त लगभग 7 बजे का वक्त था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला नौरीन की मौत 12 दिसंबर की दोपहर 4 और 5 बजे के दरमियान वाक़ हुई थी और आपने मुलजिम को लगभग 7 बजे शाम या 7 बजे रात गिरफ्तार किया था। मैंने आईओ की आंखों में देखते हुए कहा, अगर हम इंतहाई वक्त समझते हुए ये फ़र्ज़ कर लें कि मकतूला को 5 बजे कत्ल किया गया था तो आपके मुताबिक इसका वाज़ेह मतलब ये हुआ कि मुलजिम इस वारदात के बाद बड़े आराम से अपनी दुकान पर मौजूद रहा था और अगर आप वहां पहुंचकर उसे हथकड़ी ना लगाते तो मुमकिन था कि ये मज़ीद कुछ वक्त अपनी दुकान पर बैठा रहता। जी हाँ, हालात तो इसी जानिब इशारा करते हैं, उसने गोलमोल सा जवाब दिया। क्या गिरफ्तारी के वक्त आपने मुलजिम की और इसकी दुकान की तलाशी ली थी? मैंने चुपते हुए लहजे में पूछा। दुकान की तो नहीं, अलबत्ता, वो कुछ सोचते हुए बोला, हमने मुलजिम की मुकम्मल जामा तलाशी ली थी। क्या आपने मुलजिम की जामा तलाशी के दौरान में मकतूला की अलमारी के लॉकर में से चोरी होने वाले 50,000 रुपये बरामद करवा लिए थे? जी नहीं, इसके पास से कोई रकम बरामद नहीं हुई थी, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। इसके बाद यकीनन आपने मुलजिम की दुकान को खंगाल डाला होगा? जी नहीं, वो थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद बोला। आईओ साहब, आप भी कमाल करते हैं, मैंने कदरे तेज़ आवाज़ में कहा। मकतूला की अलमारी के लॉकर में से एक बड़ी रकम चुरा ली गई और आपका दावा है कि ये रकम मेरे मुवक्किल ने चुराई थी, तो फिर गिरफ्तारी के वक्त आपने उसकी दुकान की तलाशी क्यों नहीं ली? जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी था, वो इस बात में सर हिलाते हुए बोला। लेकिन इस वक्त तक खाना तलाशी का जवाब सामने नहीं आया था। हमने मुलजिम की जामा तलाशी तो मौके की मुनासबत से ले ली थी। और मैंने कहा कि आप सिर्फ कमाल ही नहीं बल्कि गज़ब भी कर रहे हैं आईओ साहब, मैंने आंखें फैलाकर तीखे लहजे में कहा। मौजूद अदालत के सामने इस बात की वजाहत करें कि मुलजिम की गिरफ्तारी के वक्त इसकी दुकान की तलाश का जवाब क्यों आपको नज़र नहीं आ रहा था, जबकि कत्ल की वारदात के साथ ही जाए वक़्वा से 50,000 रुपये भी गायब थे। वो बात दरअसल यह है जनाब, वो जुज़बुज़ होते हुए बोला। मुलजिम की गिरफ्तारी के वक्त सिर्फ मकतूल का कत्ल हमारे पेश नज़र था, रकम की चोरी का किस्सा तो बाद में सामने आया था। ओह, वेरी इंटरेस्टिंग, मैंने इस्तेज़ाई अंदाज में कहा। तो गोया रकम की चोरी वाला किस्सा इस स्टोरी का एडिशन है। जो भी है, लेकिन यह हकीकत है कि मकतूला की अलमारी के लॉकर में से 50,000 रुपये गायब हुए थे, वो उकताए हुए अंदाज में बोला। हमारे पास इस अमर के ठोस सबूत हैं, बैंक की चेकबुक का रिकॉर्ड, अकाउंट में से निकाले जाने वाले 50,000 की रकम का सबूत, ज़ुबैर सुल्तान की गवाही। इन तमाम तर वाक़याती शहादतों और गवाहों को हम बाद में देख लेंगे, मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा। सरेदस्त मोअज़्ज़िज़ अदालत को आप ये बताएं कि आप कोई भी ऐसा ठोस सबूत पेश कर सकते हैं कि मकतूला ने मसरूक़ा रकम वाक़ियतन अपनी अलमारी के लॉकर्स में रखी थी?
ऐसा सबूत तो वकील साहब इसी सूरत में पेश किया जा सकता है जब किसी ने मकतूला को खुद अपनी आंखों से वो रकम अलमारी में रखते देखा हो। वो बेजारी से बोला, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस्तगासा के पास इस अम्र का कोई ऐनी शाहिद नहीं है? जी हाँ, ऐसा ही समझ लें। समझ लिया, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। फिर इस्तफसार किया, फिर तो इस्तगासा के स्टॉक में इस अमर का भी कोई ऐनी शाहिद नहीं होगा जो ये दावा कर सके कि उसने मुलजिम को मकतूला की अलमारी में से 50,000 रुपये उड़ाते देखा है। जी हाँ, यही बात है, वो बेजारी से बोला। मज़कूरा रकम की लॉकर में मौजूदगी को बैंक की दस्तावेज़ात और ज़ुबैर सुल्तान की गवाही के तनाजुर में देखा जाए और साबित किया जा सकता है। आखिरी सवाल, मैंने कदरे बुलंद आवाज़ में कहा, क्या आपने मुलजिम के पास से वो रकम बरामद कर ली थी? आइयों ने नफ़ी में गर्दन हिला दी। मैं इस चौबी मेज़ की जानिब बढ़ गया जहाँ आला कत्ल यानी कील ठोकने वाली हथौड़ी सेलोफीन बैग के अंदर महफूज रखी नज़र आ रही थी। हथौड़ी के सर यानी आहनी हिस्से पर मौजूद मकतूला का खून अब स्याही माइल रंगत इख्तियार कर चुका था और इसे देखकर यह अंदाज़ा कायम नहीं किया जा सकता था कि कुछ अरसे पहले इसका रंग सुर्ख भी रहा होगा। मैंने मज़कूरा सेलोफीन बैग मेज़ पर से उठा लिया और एक्यूज बॉक्स में खड़े अपने मुवक्किल की आंखों के सामने लहराते हुए सवाल किया, जानते हो इस बैग के अंदर क्या है? हथौड़ी है, उसने जवाब दिया। इस्तगासा का दावा है कि इस हथौड़ी की मदद से मकतूला नौरीन को कत्ल किया गया था। मैंने अपने मुवक्किल की आंखों में देखते हुए ड्रामाई लहजे में कहा, बहुत सारी बातें जो इंतहाई सादा और सामने की होती हैं, इन्हें बड़े तरीके सलीके से अदालत के सामने पेश करना होता है और इन लम्हात में मैं यही काम कर रहा था। मैंने पिछले दिनों में इस केस के हवाले से बड़ी भाग दौड़ की थी और 2-3 मुलाकातें मुलजिम से भी हुई थी, जिसके नतीजे में मुझे बेशकीमत मालूमात हासिल हुई थी, जिन्हें मैं गाहे बगाहे मुनासिब मौका देखकर अदालती कार्रवाई के दौरान में इस्तेमाल भी कर रहा था। मुलजिम ने मेरे इस्तफसार के जवाब में अपने सर को आसपाती जुम्बिश दी और नहायत ही मुख्तसर सा जवाब दिया, जी। क्या तुम इस हथौड़ी को पहचानते हो? मैंने पूछा। जी हाँ, इसके दस्ते पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स पाए गए हैं, मैंने मायनाखेज़ अंदाज में कहा। क्या इस हथौड़ी का तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक बनता है? ऐसा लगता है कि ये तुम्हारे इस्तेमाल में रही हो। जी हाँ, आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है, वो तायदी अंदाज में बोला। इस हथौड़ी का मुझसे बड़ा गहरा ताल्लुक है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हमारा साथ 5 साल से ज़्यादा अरसे का है और ये मेरे इस्तेमाल में भी रही है, जभी तो इसके दस्ते पर मेरी उंगलियों के निशानात पाए गए हैं। वेरी गुड, मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा। अब ज़रा ये भी बता दो कि तुम्हारी ये देरीना रफ़ीक जाए वक़ुआ पर कैसे पहुँची? मेरा ख्याल है वो कुछ सोचते हुए बोला, वक़ुआ के रोज़ जब मैं मकतूला के घर में काम ख़त्म करने के बाद वापस आया था तो यह हथौड़ी वहीं ड्राइंग रूम में रह गई थी। अच्छा, मैंने पुरमाइनी अंदाज में गर्दन हिलाई। तुम जब अपने औजार समेट कर मकतूला के फ्लैट से निकले तो इस वक्त तुम्हें यह पता नहीं था कि यह हथौड़ी वहीं रह गई है? जी हाँ, मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, वो सादगी से बोला। मैंने सोफ़े की मरम्मत के दौरान में सारे औजार ड्राइंग रूम के फर्श पर फैला रखे थे और जब काम ख़त्म हो गया तो मैं इन्हें अपने मखसूस थैले में डालकर मकतूला के फ्लैट से निकल आया था। मुझे यकीन है कि मैं इस हथौड़ी को थैले में रखना भूल गया था। तुम मकतूला के फ्लैट पर कितने बजे पहुँचे थे? मेरा ख्याल है इस वक्त दोपहर के 3 बजे थे, उसने जवाब दिया। और तुम मकतूला के फ्लैट पर कितनी देर रुके थे? ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, वो सोचते हुए लहजे में बोला। काम तो मैंने 40-45 मिनट में ख़त्म कर लिया था, लेकिन इसके बाद मकतूला ने मुझे चाय पीने की दावत दी, जिसकी वजह से मज़ीद 10-15 मिनट मुझे इसके फ्लैट पर रुकना पड़ा था। लेकिन ये मुझे अच्छी तरह याद है कि लम्हाती तवक्कुफ़ करके उसने गहरी सांस ली और फिर इजाफा करते हुए बोला, जब मैं मकतूला के फ्लैट से निकला तो इस वक्त 4 बजने में 1-2 मिनट बाकी थे, यानी जब तुम मकतूला के फ्लैट से बाहर आए तो इस वक्त मकतूला जिंदा थी। मैंने तस्दीक तलब अंदाज में इस्तफसार किया। बिल्कुल, मैं इसे सही सलामत वहाँ छोड़कर आया था, उसने मेरे हस्ब तवक्को जवाब दिया। बल्कि वो मेरे साथ दरवाजे तक आई थी और जब मैं फ्लैट से बाहर निकला तो उसने दरवाज़ा बंद कर लिया था। आखिरी सवाल, मैंने मुलजिम के चेहरे पर निगाह जमाते हुए इस्तफसार किया। जब तुम अपना काम ख़त्म करके मकतूला के फ्लैट से रुखसत हुए तो क्या इस वक्त फ्लैट के अंदर मकतूला के अलावा कोई और शख्स भी मौजूद था? नहीं जनाब, वो घर में अकेली ही थी। मुझे और कुछ नहीं पूछना जनाब आली, मैंने रूए सुखन जज की जानिब फेरते हुए कहा।
اس کے بعد استغاثہ کے 2 گواہ یک کے بعد دیگرے شہادت کے لیے کٹہرے میں لائے گئے، جن میں سے ایک تو اسی اپارٹمنٹس بلڈنگ کا رہائشی تھا اور دوسرا بھی اسی علاقے کا رہنے والا تھا۔ ان دونوں گواہوں کے بیانات اور بعد ازاں ان پر ہونے والی جرح میں کوئی خاص بات پائی نہیں گئی تھی۔ دونوں کا موقف وکیل استغاثہ کے ابتدائی زور وکالت کا عکاس تھا اور مجھے تو ان کے بیانات میں صرف یہی بات سمجھ میں آئی کہ انہیں ملزم کا مقتولہ کے فلیٹ میں جانا اور اس سے خاطر تواضع کرانا ہضم نہیں ہوتا تھا۔ کوئی عورت اپنے شوہر کے بغیر کہیں اکیلی رہ رہی ہو تو بہت سو کی ہوس بھری نظریں اس پر لگ جاتی ہیں۔ یہ دونوں گواہان استغاثہ بھی اسی چکر میں دکھائی دیتے تھے۔ آپ اسے خواہ کا حسد بھی کہہ سکتے ہیں۔ عدالت کا مقررہ وقت ختم ہونے پر جج نے آئندہ پیشی کے لیے تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ ہم عدالت سے باہر آئے تو ملزم کا بھائی رزاق میرے ساتھ تھا۔ رزاق فریج اور ایئر کنڈیشن وغیرہ کی ریپیئرنگ کا کام کرتا تھا اور اپنے شعبے کا ایک تجربہ کار اور قابل بھروسہ ماہر سمجھا جاتا تھا۔ میں نے اسے جب بھی دیکھا تو اس کا شوق ہلکا سا بڑھا ہوا نظر آیا۔ وہ درمیانے قد کا ایک فربہ اندام اور ہنسمکھ شخص تھا۔ وہ ہر وقت سر پر ٹوپی لگائے رکھتا تھا۔ رزاق نے مجھ سے پوچھا، وکیل صاحب، آپ کی نظر میں اس وقت کیس کی کیا پوزیشن ہے؟ انتہائی تسلی بخش، میں نے بااعتماد لہجے میں جواب دیا۔ یعنی ساجد باعزت بری ہو جائے گا نا؟ اس نے متذبذب انداز میں مجھ سے پوچھا۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں رزاق صاحب، جواب دینے کے بجائے میں نے الٹا اسی سے سوال کر ڈالا، کیا آپ کی نظر میں ساجد علی نے یہ قتل کیا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب، وہ اٹل لہجے میں بولا۔ ساجد ایسا کام کر ہی نہیں سکتا۔ والد صاحب مرحوم نے ہماری جس انداز میں تربیت کی تھی، اس کی روشنی میں چوری ڈکیتی ہیرا پھیری کی ہم سے توقع نہیں کی جا سکتی، اور انسانی جان کا قتل تو بہت دور کی بات ہے۔ گویا آپ کی نظر میں ساجد علی بے گناہ ہے؟ جی ہاں بالکل، وہ ٹھوس لہجے میں بولا۔ جب یہ بات اتنے وثوق سے آپ کو معلوم ہے تو پھر وہ قادر مطلق بھی اس حقیقت سے بخوبی واقف ہوگا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ وہ ذات پاک تو علیم الخبیر ہے، سمیع البصیر ہے، اور وہ انصاف کرنے والا بھی ہے۔ بے شک، تو پھر آپ مطمئن ہو جائیں، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ اپنے بھائی کو اور میں اپنے موکل کو بے گناہ سمجھتا ہوں، اور ہم دونوں کا یہ بھی ایمان ہے کہ وہ قادر مطلق تمام تر زمینی حقائق سے پوری طرح آگاہ ہے۔ جب وہ اپنے بندے پر کرم کرے گا اور میں اپنے موکل کی برئت کے لیے کوشش کروں گا تو پھر ملزم اس عدالت سے باعزت ہی اپنے گھر واپس جائے گا۔ اس کے چہرے پر اطمینان جھلکنے لگا۔ آئندہ پیشی پر استغاثہ کی طرف سے پراپرٹی ایجنٹ زبیر سلطان کو سب سے پہلے گواہی کے لیے پیش کیا گیا۔ زبیر سلطان بھاری تن و سوچ کا مالک ایک حشاش بشاش شخص تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی تیزی پائی جاتی تھی۔ وہ گندمی رنگت کا مالک ایک دوربین انسان تھا۔ زبیر سلطان نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا، پھر اپنے بیان ریکارڈ کرا دیا۔ اس کے بعد وکیل استغاثہ جرح کے لیے وٹنس باکس کے قریب چلا گیا۔ وہ مختلف سوالات کے ذریعے گواہ کی زبان سے یہ ثابت کرنے کی کوشش میں مصروف رہا کہ مقتولہ نے وقوعہ کے روز بینک سے 50,000 روپے نکلوائے تھے، جو وہ شام 7 بجے اسے دینے والی تھی۔ اس گفتگو کے دوران میں چیک بک اور بینک کے ریکارڈ کا بھی کئی بار ذکر آیا۔ بہرحال یہ حاصل بحث صرف اتنا تھا کہ وقوعہ کے روز مقتولہ کے گھر میں 50,000 روپے کی رقم موجود تھی۔